हेलो बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं गणिता प्रकाश क्लास 8th का चैप्टर नंबर 3 मैथ्स का अ स्टोरी ऑफ नंबर। तो ये चैप्टर बहुत मुश्किल लग रहा है बच्चों को, और कई बच्चों को ऐसा लग रहा है कि इसमें समझाए हुए मेथड्स को अगर हम समझ जाएंगे कि टेली मार्क्स कैसे लिखते हैं, ये रोमन नंबर कैसे लिखते हैं, गुमुलगन नंबर्स क्या हैं, तो हमें ये चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, आपको इस चैप्टर की थ्योरी को अच्छे से रीड करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में इस चैप्टर से रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आएंगे। तो इम्पॉर्टेंट नेम्स और इम्पॉर्टेंट जो टाइम है, पीरियड है, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। ये चैप्टर में जो स्टोरी स्टार्ट होती है, ये रीमा नाम की लड़की से स्टार्ट होती है। रीमा को एक पुरानी बुक मिलती है जिसमें एक पेज होता है, और उसके अंदर वो एक अजीब से सिंबल्स को देखती है। तो वो अपने फ़ादर से जाकर पूछती है कि ये सिंबल्स क्या हैं। तो उनके फ़ादर बताते हैं कि 4000 साल पहले एक सिविलाइजेशन थी मेसोपोटामिया। वहाँ के लोग अपनी चीज़ों को काउंट करने के लिए इस सिंबल्स का यूज़ करते थे। तो जो इराक़ है आज के समय में, मेसोपोटामिया का बहुत बड़ा हिस्सा आज के समय में इराक़ के अंदर है। तो वो अपने फ़ादर से जब ये जानती है, जब सुनती है, तो उसको और वो क्यूरियस हो जाती है, उसके माइंड में और क्वेश्चंस आने शुरू हो जाते हैं कि अच्छा, कि ह्यूमन बींग्स जो काउंटिंग थी वो किस लिए यूज़ किया करते थे, किस तरह के नंबर्स को लिखा करते थे, और उन्हें क्या ज़रूरत पड़ती थी काउंटिंग की, ऐसा क्या काउंट करना होता था उनको। और मेसोपोटामियन जो थे वो 20, 50, 60 ये नंबर्स को कैसे लिखा करते थे। तो बहुत क्यूरियस हो गई। तो उनके फ़ादर बताते हैं कि काउंटिंग की जो शुरुआत है वो स्टोन एज से ही हो रखी है, और तब भी इंसानों को काउंटिंग की ज़रूरत होती थी स्टोन एज में भी। जैसे कि खाना काउंट करने के लिए, अपने जो एनिमल्स वो लोग पालते थे उनको काउंट करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए, रिलीजियस रिचुअल्स याद रखने के लिए, टाइम और डेट को पता लगाने के लिए कि न्यू मून कब है, फुल मून कब है ना, और सीज़न जो नेक्स्ट आने वाला है वो सब कितने टाइम की पीरियड ऑफ के बाद आने वाला है। तो इस तरह की चीज़ों को याद रखने के लिए उनको काउंटिंग की ज़रूरत पड़ती थी। आज हम जिस नंबर सिस्टम को यूज़ करते हैं उसकी जो शुरुआत है हज़ारों साल पहले भारत में ही हुई थी। सबूत हमारे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में से मिलता है। उनमें से एक ग्रंथ है यजुर्वेदा संहिता। तो यजुर्वेदा संहिता में नंबर्स का जो नाम है वो पावर ऑफ 10 के बेसिस पर दिया गया है। ठीक है, यजुर्वेदा संहिता में नंबर्स के नेम थे, डिजिट नहीं थे, नंबर्स के नेम थे, और जो नेम्स थे वो पावर ऑफ 10 के बेसिस पर दिए गए थे। जैसे एक नंबर को वो एका बोलते थे, और उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आता था वो 10 की पावर 1 होता था, और उसको बोला जाता था दशा। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आता था वो 10 की पावर 2 यानी कि 100, उसको बोला जाता था शता। उसके बाद 1000, 10 की पावर 3, उसको बोला जाता था सहस्रा। तो इस तरह से यजुर्वेदा संहिता में नंबर्स के नाम देखे गए थे, और ये नंबर सिर्फ 10 की पावर 4 या 5 तक ही सीमित नहीं थे, 10 की पावर 12 तक और 12 के भी आगे तक की काउंटिंग के जो नाम थे वो देखे गए थे। तो इससे हमें क्या पता लगता है बच्चों? इससे हमें पता लगता है कि यजुर्वेदा संहिता में डिजिट्स नहीं दिए गए थे, बल्कि नंबर्स के नेम दिए गए थे। तो अब आपके अंदर ये सवाल उठेगा कि हम जो आज 0 से 9 तक के डिजिट लिखते हैं ये कहाँ से आए। तो अकॉर्डिंग टू बुक ये जो डिजिट हैं ये भी इंडिया में ही डेवलप हुए थे, आज से लगभग 20,000 साल पहले। ठीक है, और इसका जो सबसे पुराना रिटन प्रूफ हमें मिलता है वो मिलता है भक्षाली मैन्युस्क्रिप्ट में। ये जो बुक है ये लगभग 3rd सेंचुरी CE की बुक है, जिसमें आप देख रहे हैं कि इस तरह के उस वक्त काउंटिंग्स को, नंबर सिस्टम को यूज़ किया जाता था, जिसमें हमें दिखाई देता है कि ज़ीरो एविडेंटली दिखाई दे रहा है हमें कि ज़ीरो का यूज़ उस वक्त भी होता था, लेकिन ज़ीरो का लिखने का तरीका अलग था। जैसे आज के समय में ज़ीरो गोल लिखते हैं, लेकिन पहले ये जो ज़ीरो था ये एक डॉट की तरह लिखा जाता था। इस वजह से भक्षाली मैन्युस्क्रिप्ट जो है उसमें ज़ीरो का सबसे पुराना रिटन एविडेंस मिलता है हमें। यानी कि हमें समझ में आता है, अभी तक हमें पता था कि हम जब भी पूछते हैं कि ज़ीरो का इन्वेंशन किसने किया तो हम बोलते हैं आर्यभट्ट जी ने, लेकिन ऐसा नहीं है। इनसे भी पुराना जो एविडेंस है वो हमें भक्षाली मैन्युस्क्रिप्ट में मिलता है। ये बुक कम से कम 3rd सेंचुरी CE पुरानी बुक है। ठीक है,
अब बात करते हैं हमारे भारतीय गणितज्ञ जो आर्यभट्ट जी हैं उनकी। 499 ईसी में आर्यभट्ट पहले मैथमेटिशियन बने जिन्होंने हमें नंबर सिस्टम को साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन करना सिखाया। उन्होंने बताया कि जो 10 सिंबल हैं 0 से 9, इनका यूज़ करके हम बड़े से बड़ी कैलकुलेशन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या समझाया हमें कि जो आर्यभट्ट थे उन्होंने नंबर सिस्टम को इन्वेंट नहीं किया था, उन्होंने साइंटिफिक तरीके से इसको एक्सप्लेन किया था और इसका यूज़ बताया था आर्यभट्ट जी ने। उसके बाद ये जो नंबर सिस्टम है ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा, लगभग 800 ईसी में ये अरब वर्ल्ड में पहुंच गया। ठीक है, अरब वर्ल्ड में इस नंबर को सबसे ज़्यादा फेमस करने वाले एक पर्शियन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम है अल ख्वारिज़मी। इन्होंने वहाँ पर नंबर सिस्टम को काफ़ी फेमस किया है। इन्होंने 825 ईसी में एक बुक लिखी ऑन द कैलकुलेशन ऑफ हिंदू न्यूमेरल। इस नाम की इन्होंने बुक लिखी 825 ईसी में। ठीक है, और जिसमें उन्होंने हमें बताया कि हिंदू न्यूमेरल जो हैं वो कितने यूज़फुल हैं। और हाँ बच्चों, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जो एल्गोरिथम नाम वर्ड जो आप सुनते हैं वो भी इन्हीं के नाम से बना है, अल ख्वारिज़मी के नाम से ही बना है। उसके बाद एक फ़िलासफ़र हैं जिनका नाम है अल किंदी। इन्होंने भी जो इंडियन नंबर सिस्टम है उसको फेमस करने में अपना योगदान दिया। इन्होंने एक बुक लिखी ऑन द यूज़ ऑफ हिंदू न्यूमेरल। ये बुक इन्होंने लिखी 830 ईसी में। इस बुक में इन्होंने इंडियन नंबर सिस्टम को अरब कंट्री में और भी ज़्यादा पॉपुलर कर दिया था जब इन्होंने ये बुक लिखी थी। तो अराउंड 1100 ईसी में अरब वर्ल्ड से ये हिंदू न्यूमेरल यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में भी पहुंच गए थे। किस में? 1100 ईसी में यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में पहुंच चुके थे हमारे इंडियन नंबर सिस्टम। ठीक है, लेकिन यूरोप के लोग उस समय क्या काउंटिंग के लिए क्या यूज़ करते थे? रोमन सिस्टम को यूज़ करते थे, रोमन न्यूमेरल को यूज़ करते थे। इसलिए एक नया सिस्टम को एक्सेप्ट करना उनके लिए टाइम लगा, उनको काफ़ी, उनके लिए मुश्किल था। फिर लगभग 1200 ईसी में इटालियन मैथमेटिशियन फेबोनेसी ने यूरोप को समझाया कि इंडियन नंबर सिस्टम कितने ज़्यादा इजी और यूज़फुल हैं। ये एक इटालियन मैथमेटिशियन थे फेबोनेसी। इन्होंने समझाया कि इंडियन सिस्टम जो है, न्यूमेरल्स जो हैं वो कितने ज़्यादा इजी हैं और यूज़फुल हैं। और 17th सेंचुरी में धीरे धीरे यूरोपियन जब रिबर्थ हो रहा था उसके दौरान इंडियन नंबर सिस्टम पूरे यूरोप में एक्सेप्ट कर दिए गए। और 17th सेंचुरी तक ये इतना ज़रूरी हो गया इंडियन नंबर सिस्टम कि बिना इसके साइंटिफिक प्रोग्रेस करना लगभग इम्पॉसिबल था। तो इस पेज में बच्चों आपको ये चीज़ें समझाई गई हैं। तो ये सारी स्टोरी आपको एक स्टोरी की तरह माइंड में रखनी है और इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बच्चों, इस पेज में आपको समझाया गया है, इस जो चैप्टर की जो शुरुआत की गई है, एक बहुत ही फेमस फ्रेंच मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट पेरे सिमोन लिपेज, इनका जो जन्म था 1749 में और इनकी जो डेथ थी 1827 में हो गई थी। ठीक है, इन्होंने कहा कि सिर्फ 10 सिंबल 0 से 9 की मदद से दुनिया के हर पॉसिबल नंबर को लिखा जा सकता है और हर सिंबल की अपनी एक प्लेस वैल्यू और एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। उनका मानना था कि ये आइडिया देखने में बहुत ही सिंपल लगता है लेकिन ये दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन है। ओके, इसी की वजह से हम कैलकुलेशन बहुत ईजिली कर पाएंगे। ठीक है बेटा, तो आपको समझना है कि पेरे सिमोन लेपेज जिनका जन्म इस वक्त हुआ और ये इस टाइम पे एक्सपायर हो गए थे। 10 सिंबल्स कितने इम्पॉर्टेंट हैं ये इन्होंने अपने क्वार्ट में समझाया था। ठीक है, अब बच्चों धीरे धीरे इंडियन नंबर सिस्टम सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा, इंडिया तक सीमित नहीं रहा, इसका यूज़ हर कॉन्टिनेंट में होने लगा और आज दुनिया में लगभग देश में इसी नंबर सिस्टम को यूज़ किया जाता है हर जगह पर। ठीक है, लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग बात समझिए,
यूरोप के स्कॉलर ने इंडियन नंबर सिस्टम जब अरब वर्ल्ड से सीखा था, यूरोप के स्कॉलर जो थे, जो फिबोनाची थे, इन्होंने कहाँ से सीखा? अरब से आया था। अरब में कहाँ से आया था? इंडिया से आया था। तो इसलिए उन्होंने गलती से इसको अरेबिक न्यूमेरल कहना शुरू कर दिया था। जो यूरोप के स्कॉलर्स थे उन्होंने इनको अरेबिक न्यूमेरल कहना शुरू कर दिया था। लेकिन अरब के स्कॉलर्स ने, जैसे कि जो अल ख्वारिज़मी हैं और अल किंदी हैं, इन नंबर्स को वो हिंदू न्यूमेरल ही कहते थे, क्योंकि उनको पता था कि ये भारत से आए हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन यूरोप का जब कोलोनाइजेशन हुआ उसके दौरान अरब न्यूमेरल्स जो नाम था वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया था। लेकिन आजकल अगर हम हिस्ट्री में देखें, सही तरीके से पढ़ें, तो वहाँ पे टेक्स्ट बुक में ये हिंदू न्यूमेरल, इंडियन न्यूमेरल और हिंदू अरेबिक न्यूमेरल से ही जाने जाते हैं। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि इस चैप्टर में जो हिंदू का मतलब, जो वर्ड यूज़ किया गया है, उसका मतलब किसी रिलीजियस से नहीं है, उसका मतलब है जोग्राफिकल रीजन से या उन लोगों से जहाँ से ये नंबर सिस्टम जो है बनकर आया था, ठीक है। अब देखते हैं कि आज की जो 0 से 9 डिजिट एकदम शुरू से ऐसे नहीं दिखते थे, इनका जो शेप है वो धीरे धीरे बदलता गया। इस बदलते हुए शेप्स के प्रोसेस को हम इवोल्यूशन ऑफ डिजिट्स कहते हैं, ओके। तो जैसे सबसे पहले ब्रह्मी न्यूमेरल्स मिलते हैं, ये इंडियन न्यूमेरल सिस्टम के सबसे पुराने फॉर्म्स में से एक है जो इस तरीके से दिखाई देते हैं। इसके बाद डिजिट का अगला रूप हिंदू ग्वालियर, ठीक है, इस नाम से जाना जाता था और ये इस तरीके से दिखते हैं। उसके बाद ये डिजिट संस्कृत देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखे जाने लगे जो कुछ इस तरीके से दिखती है। जब ये नंबर अरब्स में पहुँचे तो वेस्ट अरब रीजन में इनका एक नया रूप बना, जैसे वेस्ट अरेबिक कहा गया, जिसे ये इस तरीके से दिखने लगे। यहाँ पे आपको हिंदी जो आज के डिजिट्स हैं उनके बारे में बताया गया है। इसी तरह से जब ईस्ट अरब कंट्री में इनका दूसरा फॉर्म डेवलप हुआ, जिसे हम ईस्ट अरेबिक न्यूमेरल बोलते हैं, इस तरीके से दिखते थे ये नंबर। उसके बाद फिर 11वीं सेंचुरी में यूरोप में इन डिजिट्स के एक और नया फॉर्म्स यूज़ होने लगा, जिसे हम एपिसिस कहा गया। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 11वीं सेंचुरी में फॉर्म्ड हुए नंबर, उनको हम एपिसिस बोलते थे। ये याद रखना है आपको बहुत अच्छे से। इसके बाद 15वीं सेंचुरी तक डिजिट का शेप बहुत ही मॉडर्न होने लगा और इस तरीके से वो दिखाई देते हैं। फिर 16वीं सेंचुरी में जर्मन आर्टिस्ट और मैथमेटिशियन एल्बिश ड्यूरर नाम है इनका, इन्होंने इस समय तक के डिजिट्स को लगभग बिल्कुल इस तरीके से दिखने वाला बना दिया गया। कब? 16वीं सेंचुरी में, यानी कि जो हम डिजिट्स देखते हैं ये 16वीं सेंचुरी के डिजिट हैं। इस टाइम तक ये काफ़ी मॉडर्न फॉर्म में आ चुके थे। बाकी बच्चों, इस जो पैराग्राफ में बुक ये बताती है कि चैप्टर में हम हर नंबर सिस्टम को पूरी हिस्ट्री में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इम्पॉर्टेंट स्टेजेस को एक छोटी सी झलक देखेंगे और हम डेट्स को सीक्वेंस यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं, बल्कि कॉन्सेप्ट को आसानी से समझने के लिए लॉजिकल ऑर्डर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम काउंटिंग और नंबर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो यहाँ पर आज की वीडियो ख़त्म होती है। अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है उससे रिलेटेड मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, तो जिसको भी आंसर पता है तो वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो बच्चों, अब हम इस जितना चैप्टर हमने आज पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। द वर्ल्ड नंबर सिस्टम ऑरिजिनेटेड इन, जिसको पता है वो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कहाँ पर ऑरिजिनेट हुआ था? इंडिया में। विच एंशियंट इंडियन टेक्स्ट मेंशन नंबर बेस्ड ऑन द 10 पावर ऑफ 10, कहाँ पर? यजुर्वेदा संहिता में। इसके बाद है आर्यभट्ट एक्सप्लेन द नंबर सिस्टम इन, कब उन्होंने नंबर सिस्टम को एक्सप्लेन किया था? लगभग 499 ईसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन नंबर सिस्टम रीच द अरब वर्ल्ड अराउंड, कब पहुँचे थे?
800 ईसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड एल्गोरिथम इज़ डेराइव फ्रॉम, जिनको भी पता है आंसर वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अल ख्वारिज़मी, इनसे ही डेराइव हुआ था द वर्ड एल्गोरिथम। हु हेल्प पॉपुलराइज्ड इंडियन न्यूमरल्स इन यूरोप, यूरोप में किसने पॉपुलराइज किया था इंडियन नंबर्स को? फेबोनेसी ने। विच मैन्यूस्क्रिप्ट कंटेन वन ऑफ द अर्लीस्ट रिटन एग्जाम्पल ऑफ ज़ीरो, ये तो सबको पता होगा, भगशाली मैन्यूस्क्रिप्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीन ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? इट मीन्स अरेंजमेंट according to time or dates। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई आर इंडियन न्यूमरल्स ऑल्सो कॉल्ड हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स? बिकॉज यानी कि ये ओरिजिनेट तो इंडिया में हुए थे लेकिन पूरे वर्ल्ड में अरब जो स्कॉलर हैं उनके थ्रू फैले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज आर्यभट्ट्स कंट्रीब्यूशन इन द इंडियन नंबर सिस्टम? तो बच्चों आज का चैप्टर हम इतना ही समझ रहे हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इसे लाइक भी कीजिएगा।